जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि राउल्ट का नियम क्या होता है, उसकी सीमाएं क्या हैं और साथ ही में उसके अनुप्रयोग क्या है। आज हम लोग जानेंगे अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। अणुसंख्य गुणधर्म को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन है विलयनों के वे गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यानी अगर आपको सामान्य सी भाषा में समझना हो कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी विलयन में कितने विलेय कण घुले हुए हैं। यानी किसी विलयन में जो विलेय कण घुले हुए होते हैं उनकी संख्या जितनी होती है उसी को हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अब ये जो आपके अणुसंख्य गुणधर्म हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका अणुसंख्य गुणधर्म है वो है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। क्या है? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। अवनमन का मतलब होता है घटना, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। फिर उसके बाद में इसका दूसरा जो अणुसंख्य गुणधर्म है वह है क्वथनांक में उन्नयन। क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। फिर जो इसका तीसरा अणुसंख्य गुणधर्म है वो है हिमांक में अवनमन। क्या होता है? हिमांक में अवनमन। फिर जो आपका चौथा अणुसंख्य गुणधर्म है और आपका महत्वपूर्ण भी है यह है परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब। तो 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। पहला वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा होता है आपका परासरण दाब। तो अब हम लोग जानेंगे अणुसंख्य गुणधर्म का जो पहला पार्ट है, जो पहला भाग है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। ये क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन है किसी वाष्पशील विलायक में एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके वाष्प दाब में जो कमी होती है उसे वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन कहते हैं। यानी सामान्य सी भाषा में अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। तो अब इससे हम फार्मूला निकालेंगे। तो वाष्प दाब में जो अवनमन होता है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में जो अवनमन है ये हो जाता है P डिग्री माइनस PS। जहां पे P डिग्री क्या है? तो जहां पे ये P डिग्री बराबर है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और जो आपका ये PS है ये क्या है? ये है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। तो ये क्या निकला? वाष्प दाब में अवनमन। अब हम निकालेंगे वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन जो होता है ये हो जाता है P डिग्री माइनस PS अपॉन में P डिग्री। यानी ये आपका निकलता है सापेक्ष अवनमन और ये क्या कहलाता है? वाष्प दाब में ये केवल अवनमन है। अब उसके बाद में आपको पता है कि राउल्ट ने क्या बताया था कि वाष्प दाब में जो सापेक्ष अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से यहाँ पे आप लिखेंगे परंतु राउल्ट के नियम से ये जो P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री है, अपॉन P डिग्री है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये X, जिसे हम बोलते थे काई। मोल प्रभाज को क्या बोलते हैं? काई। ये ग्रीक वर्ड होता है। और ये किसका है? ये विलेय का मोल प्रभाज है। तो वाष्प दाब में जो सापेक्ष अवनमन निकल के आएगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल टू काई, यानी विलेय का मोल प्रभाज। तो अब हम लोग जानेंगे वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन से विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जो आपका राउल्ट का नियम होता है उससे एक फार्मूला निकलता है। तो लिखेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से
तो राउल्ट के नियम से फार्मूला निकलता है कि जो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन होता है ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर इसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं P डिग्री माइनस पी एस अपॉन पी डिग्री इक्वल टू जो मोल प्रभाज होता है इसमें जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों को अंश में रखते हैं और अपान में विलयन में जितने भी घटक होते हैं उनका योग होता है। यानी अगर हम यहाँ पे विलेय के मोल को n मान लें तो अपान में हो जाएगा विलयन में विलेय और विलायक। यानी इसमें स्मॉल n क्या है? विलेय का मोल है और कैपिटल N क्या है? विलायक का मोल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जहां P डिग्री शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जो आपका PS है ये विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है। फिर जो आपका N है ये विलेय के मोल हैं, विलेय के मोल है। और जो आपका कैपिटल N होता है ये विलायक का मोल होता है। कैपिटल N किसका मोल होता है? ये विलायक के मोल होते हैं। फिर आपने जाना कि जो तनु विलयन होता है उसके लिए क्या हो जाता है? तो तनु विलयन के लिए जो आपका N प्लस N होता है ये N के बराबर हो जाता है। तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। तो तनु विलयन में जो आपका स्मॉल n है जो विलेय के मोल हैं बहुत ही नगण्य होंगे। नगण्य होने का मतलब बहुत ही कम मात्रा होगी इनकी और इसलिए इसमें इस विलयन में किसका प्रभुत्व रहेगा? तो विलायक का प्रभुत्व रहेगा। यानी इसमें मोल किसके बचेंगे? तो विलायक के मोल बचेंगे। तो अब आपका जो फार्मूला होगा वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P डिग्री माइनस पी एस अपॉन P डिग्री इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N। यानी N प्लस N क्या हो जाएगा? कैपिटल N हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो विलेय का मोल निकलता है ये विलेय के भार और विलेय के अणुभार के अनुपात से निकलता है। जो विलायक का मोल निकलता है वो विलायक के भार और विलायक के अणुभार के अनुपात से निकलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि P डिग्री माइनस पी एस अपॉन P डिग्री इक्वल टू स्मॉल w। विलेय के भार को हम स्मॉल w से डिनोट करेंगे अपॉन में कैपिटल M। अब विलायक का या विलेय का जो अणुभार होता है उसे कैपिटल M से ही डिनोट करते हैं। क्योंकि विलेय और विलायक दोनों के अणुभारों को डिनोट करना है इसलिए एक में हम डैश लगा सकते हैं, विलेय में हम डैश लगा सकते हैं जिससे विलायक के अणुभार से थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो आपका विलायक है वो कैपिटल W इसका भार हो जाएगा और जो इसका अणुभार है वो कैपिटल M हो जाएगा। फिर जो आपका ये M है ये ऊपर चला जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि P डिग्री माइनस पी एस अपॉन P डिग्री इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M डैश और इनटू में M अपॉन और क्या हो जाएगा? ये M ऊपर चला जाएगा और आपका बचेगा ये कैपिटल W। क्या बचेगा? कैपिटल W। यानी सामान्य सी भाषा में आपको ये समझना है कि ये वैसे ही नोट है, ये ऊपर चला जाएगा और इन दोनों का M डैश और W का गुणा हो जाएगा। यानी M डैश W का गुणा होगा और W और कैपिटल M का गुणा हो जाएगा। अब इसमें हमको निकालना है M डैश जो कि क्या है? विलेय का अणुभार है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको पता है कि P डिग्री क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। लेकिन अब यहाँ पे हमको लिखना है जहां, यहीं पे लिख देंगे जहां स्मॉल w विलेय का भार, विलेय का भार, M डैश विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार और जो आपका कैपिटल M है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार और जो आपका कैपिटल W है ये हो जाएगा विलायक का भार। क्या हो जाएगा? विलायक का भार। अब इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका फार्मूला
निकलता है। तो इसके बाद में हम यहाँ पे इसको रफ किए दे रहे हैं। यानी ये बचा आपका P डिग्री माइनस PS। अब इन दोनों संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी इनका गुणा हो जाएगा इससे और इसका गुणा हो जाएगा इन संख्याओं से, इन चर पदों से। तो ये हो जाएगा M डैश गुणे कैपिटल W बराबर W गुणे कैपिटल M और इनटू में क्या हो जाएगा P डिग्री। अब हमको निकालना किसका मान है, इसका मान निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा M डैश इक्वल टू W इंटू कैपिटल M अपॉन में P डिग्री माइनस PS और यहाँ पे क्या बचा है, अभी यहाँ पे P डिग्री भी बचा है, यानी ये पूरा हो गया और ये संख्या और W इसके अपान में आ जाएगी। इतना हुआ। अब उसके बाद में जो आपका ये P डिग्री है, जो आपका ये P डिग्री लिखा हुआ है, क्योंकि हमको दिखाना है कि वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन है, तो इसको हम कहाँ ले आएंगे, इसको हम इसके अपान में ले आएंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं M डैश इक्वल टू W इंटू कैपिटल M अपॉन P डिग्री माइनस PS अपॉन में P डिग्री और इंटू में क्या हो जाएगा कैपिटल W। यानी ये अगर P डिग्री जाएगा तो ऊपर अपने स्थान पे ही पहुंच जाएगा और इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में आने के बाद में क्या बन जाएगा, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन बन जाएगा। और इस तरीके से विलेय के अणुभार में और वाष्प दाब में जो सापेक्ष अवनमन है उसमें संबंध निकल आएगा, या जो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन है उससे आपका विलेय का अणुभार निकल आएगा। यानी ये फार्मूला आपका प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन से विलेय के अणुभार का, उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे जो आपका वो फार्मूला निकला था वो और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 200 mmHg है, उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में घुलित एक अवाष्पशील ठोस के 2 ग्राम युक्त एक विलयन का वाष्प दाब 195 mmHg है, ठोस के अणुभार की गणना कीजिए। तो किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये लिखना है कि उसमें क्या क्या दिया गया है। फिर आपको उस क्वेश्चन से संबंधित फार्मूले का पता होना अनिवार्य है। वो फार्मूला क्या होगा, फिर आप देखेंगे कि इस फार्मूले में और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या निकालना है, और फिर आप उन मानों को फार्मूले में रख करके सॉल्व करेंगे तो आपका अभीष्ट मान जिसका आप निकालना चाहते हैं वो निकल आएगा। तो सबसे पहले इसमें दिया गया शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, यानी बेंजीन क्या है, एक शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम लिखते हैं P डिग्री से, और ये दिया गया है 200 mmHg। फिर उसके बाद में 78 ग्राम बेंजीन में घुलित, यानी विलायक का ये क्या दिया गया है, विलायक का ये दिया गया है भार, यानी कैपिटल W कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। फिर एक अवाष्पशील ठोस के 2 ग्राम युक्त, यानी कि जो इसका कैपिटल M निकलेगा तो बेंजीन का जो अणुभार होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र हो जाता है C6H6 और इससे हम अणुभार निकाल लेंगे। एक कार्बन का होता है 12, इसमें 6 कार्बन है तो 6 से गुणा कर देंगे। एक हाइड्रोजन का होता है 1 और इसकी संख्या है 6 तो गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12 छंग 72 और 1 छक्का 6, यानी कि जो M निकलेगा वो कितना निकलेगा इसका, तो M निकल आएगा 78, यानी इसका भार और अणुभार क्या है, बराबर है। फिर उसके बाद में एक अवाष्पशील ठोस के 2 ग्राम युक्त, यानी जो आपका विलेय है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 2 ग्राम। कितना दिया गया है, 2 ग्राम। अब हमको निकालना क्या है, ठोस के अणुभार की गणना करनी है, यानी कि जो आपका विलेय है उसका अणुभार हमने अभी फार्मूले में क्या माना था, M डैश माना था। क्या माना था, M डैश माना था। फिर एक विलयन का वाष्प दाब दिया गया है
और जो विलयन होता है उसके वाष्प दाब को हम लिखते थे PS से, और ये दिया गया है 195 mmHg। अब उसके बाद में जो हमारा फार्मूला निकला था अभी, वो निकला था, वो फार्मूला क्या निकला था? फार्मूला निकला था m डैश इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री, और इसके इंटू में क्या था? इसके इंटू में था कैपिटल W। इसके इंटू में क्या था? कैपिटल W। अब हम सभी का मान यहाँ पे रख देंगे, तो m डैश इक्वल टू स्मॉल w की वैल्यू है 2 ग्राम, कैपिटल M जो विलायक का अणुभार था वो था 78, क्योंकि विलेय का अणुभार निकालना है, अपॉन में P डिग्री माइनस PS, तो P डिग्री कितना है? विलायक का वाष्प दाब ये 200 है, माइनस PS कितना है? 195 है, अपॉन में P डिग्री कितना है? तो 200 है, और इनटू में जो कैपिटल W है वो कितना है? 78 है। तो ये 78 जो आपका है, इससे आपका ये 78 कट जाएगा। फिर क्या बचेगा? फिर ये बचेगा 2/200 से 195 माइनस होगा तो बचेगा 5, और जो आपका ये 200 है ये कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये इस तरीके से हो जाएगा। ये 200 जो है ये कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम काट देंगे, 5 चौको 20, यानी ये आएगा 2 गुणे 40 दूना यानी 40, क्योंकि अभी हमने गुणा नहीं किया है, तो ये हो जाएगा 40 दूना 80, यानी जो विलेय का अणुभार है वो कितना निकलेगा? तो विलेय का निकलेगा अणुभार 80। इस तरीके से आज हम लोगों ने अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है ये जाना। फिर हम लोगों ने जाना कि अणुसंख्य गुणधर्म जो है आपका वो 4 प्रकार का होता है। पहला पॉइंट, जो पहला प्रकार है वो है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, दूसरा इसका होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, और चौथा होता है परासरण दाब। उसमें हमने जो पहला पार्ट आपका पहला भाग है अणुसंख्य गुणधर्म का वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की और उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल को भी जाना। इसके आगे की क्लास अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।